नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास का लालच पड़ा उसी पर भारी। अरे मम्मी जी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? अभी तो मैं दिन भर का काम निपटा कर दो पल सुकून से बैठी ही थी। रुक्मणी जी तेज से बोली, बहू ये बिजली मुफ्त में नहीं आती। इतना बिल आएगा तो क्या तुम्हारे मायके वाले भरने आएंगे? फिर मम्मी जी, यही एलईडी टीवी तो है जिसे मंगवाने के लिए आपने पिताजी पर बार-बार दबाव बनाया था। जब उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर आपकी इच्छा पूरी कर दी, तो कम से कम मुझे 2 पल सुकून से देखने तो दीजिए। बहू, तू अपनी औकात में रह, ये टीवी तेरे शौक पूरे करने के लिए नहीं आया। इसे तो मैंने अपनी बेटी की खातिर मंगवाया है, ताकि मायके आए तो राजकुमारी की तरह आराम करे और मूवी का मज़ा ले सके। और तू ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत किया कर। तेरी औकात चूल्हे पर 2 रोटियां सेकने की है। हर बात पर जवाब देने की आदत तुझे भारी पड़ जाएगी। खुशबू ने एक बार फिर खामोशी का दामन थाम लेना ही बेहतर समझा। आखिर इस घर में आए उसे पूरा 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब उसे तानों, अपमान और बेइज्जती का सामना न करना पड़ा हो। हर बात पर उसे नीचा दिखाया जाता। इस घर का आलम ऐसा था कि रुक्मणी देवी की मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। खुशबू बस अपने आंसू दिल में दबाकर इस घर में जी रही थी। अरे बहू, यह क्या देख रही है? ये हाथों में मेहंदी किस खुशी में रचाई जा रही है? रसोई का काम कौन संभालेगा? खुशबू बोली, मम्मी जी, कल मेरा पहला करवा चौथ है। सोचा आज ही मेहंदी लगा लूं। खाना मैं पहले ही बनाकर रख चुकी हूँ। आप आराम से गरम करके खा लीजिए। रुक्मणी जी नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, वाह! अब मुझे अपनी ही रसोई में ठंडी रोटी और गरम करने की सलाह दोगी? तुम बहुत कामचोर होती जा रही हो। मैं बासी या ठंडी रोटी खाने वालों में से नहीं हूँ। जाओ हाथ धो लो, मेरे लिए अभी गरम-गरम खाना बनाकर लाओ। इसके बाद जितना मन करे मेहंदी रचाती रहना। उसी समय मोहल्ले की कुछ महिलाएं हंसते मुस्कुराते हुए घर के आंगन में आ पहुंची। पड़ोसन माया बोली, अरे खुशबू, याद है ना, हमने तय किया था आज सब मिलकर करवा चौथ की मेहंदी लगाएंगे, थोड़ा सा गपशप करेंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे। इसीलिए हम सब आ गए। इतने में रुक्मणी देवी की कड़क आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। रुक्मणी देवी गुस्से से बोली, वाह बहू, अब मेरी इजाज़त के बिना इस घर में औरतों की महफिल भी सजने लगी। यहाँ ढोल नगाड़े बजेंगे, मेहंदी लगेंगे, गाने बजाने होंगे और मैं तमाशा देखती रहूं। अभी मैं जिंदा हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। मेरी मौजूदगी में कोई मनमानी नहीं चलेगी। फिर उन्होंने पड़ोस की महिलाओं की ओर घूरते हुए कहा, और आप सब यहाँ किस लिए आए हैं? अपनी अपनी सासों की चुगली करने, बुराई करने? जाइए, पहले अपने घर संभालिए, फिर करवा चौथ का उत्सव मनाना। लगता है खाना भी घर पर नहीं बनाया होगा, सीधे यहाँ दावत उड़ाने चली आई हैं। खुशबू धीरे से बोली, मम्मी जी, इन्हें कुछ मत कहिए, शांत हो जाइए। रुक्मणी जी बीच में टोकते हुए बोली, तू चुप रह। उनकी कड़वी बातें सुनकर मोहल्ले की सारी महिलाएं बिना कुछ कहे वापस लौट गई। वे अच्छी तरह जानती थी कि रुक्मणी देवी से उलझना मतलब बेवजह झगड़े को न्योता देना। पूरे मोहल्ले में उनकी पहचान एक झगड़ालू और तुनक मिजाज औरत की थी। लेकिन खुशबू का व्यवहार इतना मधुर था कि उसके एक बुलावे पर सभी खुशी खुशी चली आई थी। जैसे ही महिलाएं गईं, रुक्मणी देवी फिर खुशबू पर बरस पड़ी और उसके कान पकड़कर बोली, किसकी इजाज़त से पड़ोस की औरतों को मेरे घर पर बुलाया? उनके चाय नाश्ते का खर्चा कौन उठाता? क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? मैं एक-एक रुपया सोच समझकर खर्च करती हूँ, ताकि मेरे बेटे की जेब पर बोझ न पड़े। लेकिन तुझे तो बस फिजूल खर्ची की आदत है। क्या आपने अपने बाप से पार्टी के पैसे मांगेगी? मम्मी जी, मेरे कान छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। वह दर्द से करा उठी। उसके कान लाल हो गए।
हर बार आप मेरे पिताजी को बीच में क्यों ले आती हैं? वे पहले ही अपनी हैसियत से बढ़कर आपकी हर मांग पूरी करते रहे हैं। फिर भी आपने कभी संतोष नहीं किया। और रही बात पड़ोस की महिलाओं की, मैंने किसी को बुलाया नहीं था। वे अपनेपन से खुद चली आई थी। त्योहार की खुशी बांटने आई थी, कोई दावत खाने नहीं। रुक्मणी जी झुंझलाकर बोली, बस अब एक शब्द और नहीं। मुझसे बहस करने के बजाय जा रसोई में खाना लगा। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। अपमान के हर शब्द ने खुशबू के दिल को छलनी कर दिया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। अपने टूटे हुए मन और भारी कदमों के साथ वह खामोशी से रसोई में चली गई। मन ही मन सोच रही थी, इस घर में कदम रखते ही जैसे मेरी हर खुशी गिरवी रख दी गई है। सुबह से रात तक काम ही काम, दो पल चैन से बैठने की भी इजाज़त नहीं। रुक्मणी जी ताना मारते हुए बोली, अरे तेरी ननद रूबी भी पहले पूरे घर का काम निपटाती है, उसके बाद अपने शौक पूरे करती है। तुम कोई रानी महारानी नहीं हो। कहते हुए वह हाथ मुंह धोने बाथरूम चली गई। उसी समय डोरबेल बजी। खुशबू ने दरवाज़ा खोला। एक व्यक्ति ने उसके हाथ में बैग थमा दिया और बोला, बेटी तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। वो अपनी छोटी बेटी के साथ उसके ससुराल गए हैं। 4 दिन बाद आएंगे। तब तक तुम अपने पास रखो बैग। आज बैंक बंद है, इसीलिए तुमको दे रहा हूँ। खुशबू ने जल्दी से बैग अपने हाथ में लिया और अपनी अलमारी में रखने के लिए कमरे की ओर बढ़ी। रुक्मणी देवी काफ़ी देर तक बैठक में बैठी इंतजार करती रही। उनके मन में ख्याल आया, आखिर अभी तक खाने की थाली क्यों नहीं आई। बड़बड़ाती हुए वह तेज कदमों से रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उनके कदम वहीं थम गए। खुशबू एक बड़ा सा बैग उठाए अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसकी चाल में जल्दबाजी थी और वह बैग को बड़ी सावधानी से सीने से लगाए हुए थी। रुक्मणी देवी की नज़र उस बैग पर ऐसे टिक गई मानो उन्हें कोई खजाना दिखाई दे गया हो। वह मन ही मन सोच रही थी, जरूर कोई कीमती चीज होगी। मौका मिलते ही इसकी अलमारी टटोलनी पड़ेगी। फिर उल्टे पाँव वह हॉल में लौट गई। इतने में रुक्मणी जी का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ उनकी बेटी थी। रूबी बोली, माँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, बस घर के कामकाज देख रही हूँ। अगर मैं न देखूँ तो एक तिनका भी न हिले। पता नहीं बहू क्या अलमारी में रख कर आई है। रूबी चालाकी से बोली, माँ तुम बहुत सीधी बन रही हो। ऐसे ही बहू पर भरोसा करती रहोगी तो एक दिन पछताओगी। उसकी अलमारी चेक करती रहा करो, हमेशा छानबीन करती रहा करो। जिस दिन वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगी ना, उस दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ बेटी, अब से वैसा ही करूँगी जैसा तू बोल रही है। रूबी बोली, और सुनो माँ, कल करवा चौथ है, मेरे लिए अभी तक पैसे नहीं भेजे। इस बार पार्लर से सबसे खूबसूरत मेहंदी लगवानी है। अरे बेटी, 2 दिन पहले तो 3-3 झोले भर भर कर भेजे थे तेरे लिए। तुझे मेहंदी लगवानी है, अभी तेरे भाई के आते ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करवा देती हूँ। आराम से किसी अच्छे पार्लर में जाकर मेहंदी लगवा लेना। इतने में खुशबू गरम गरम खाना लेकर आ गई। उसने अनजाने में मेहंदी वाली बात सुन ली थी। मम्मी जी, जब दीदी पार्लर जाकर मेहंदी लगवाएंगी तो मेरे लिए क्यों नहीं? वो खाली नहीं रहती, उसे 100 काम होते हैं। मम्मी जी, मैं भी तो सुबह से रात तक इसी घर के लिए मेहनत करती हूँ। क्या मुझे अपने पहली करवा चौथ पर थोड़ी सी खुशी मनाने का भी हक नहीं? कितने अरमान थे मेरे। किसकी इजाज़त से मेरी बातें सुन रही थी? क्या तेरे मायके में यही तमीज़ सिखाई जाती है कि बड़े बातें करें और बहू कान लगाकर खड़ी रहे? लगता है संस्कार नहीं, सिर्फ जवाब देना सीख कर आई है। खुशबू बोली दर्द से तड़पते हुए, आह मम्मी जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सास जहर घोलते बोली, दर्द अभी कहाँ हुआ है, अभी तो बस बाल पकड़े हैं। अगर दोबारा मेरी बातों में टांग अड़ाई तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी अकड़ पल भर में निकल जाएगी। खुशबू रूंधे गले से बोली, मम्मी जी, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही थी,
आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, इसीलिए आपकी आवाज़ सुनाई दे गई। इसमें मेरी क्या गलती है? रुक्मणी जी ताने कसते हुए बोली, वाह! चोरी भी और ऊपर से सीना जोरी भी। अब मुझे ही समझाएगी कि गलती किसकी है? तुझे मेहंदी रचाने का इतना ही शौक है तो अपने पिता से पैसे मंगवा लो। मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करने की आदत मत डालो। मम्मी जी, मेरे पिताजी तो हर 2 महीने में आपकी कोई न कोई नई मांग पूरी करते ही रहते हैं। कभी एलईडी टीवी, कभी एसी, कभी महँगे-महँगे गिफ्ट। लेकिन आपका लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जिस टीवी के लिए मेरे पापा ने पैसे दिए, उसे देखने का हक भी मुझे नहीं। जिस एसी के लिए उन्होंने भुगतान किया, उसकी ठंडी हवा तक नसीब नहीं होती। अब क्या मेहंदी लगाने के लिए भी मैं अपने पिताजी के आगे हाथ फैलाऊँ? घर का सारा काम मैं करूँ, पसीने मैं बहाऊँ और छोटी-बड़ी खुशी के लिए मायके से पैसे मंगवाऊँ। रुक्मिणी जी आंखें तरेड़ते हुए बोली, ज़्यादा जुबान मत चलाना, वरना अभी बाल पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अभी तुमने रुक्मिणी देवी का असली रूप देखा ही कहाँ है? खुशबू ओठ खींचकर चुप हो गई। वह जानती थी कि अभी बहस करने का समय नहीं है। वासु पोंछकर अपने काम में लग गई। इधर खाना खाने के बाद रुक्मिणी देवी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनकी नज़र बार-बार उसी बैग पर जाकर टिक रही थी। कुछ न कुछ खुरापाती आइडिया उनके मन में चलने लगा। तो कुछ देर बाद वह अचानक मुस्कुराते हुए खुशबू के कमरे में आई। अरे बहू, कल तेरा पहला करवा चौथ है। तू अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, सारा दिन भूखी प्यासी रहेगी। मैं तेरी सास हूँ, कोई जल्लाद नहीं। ये रेशमी साड़ी और ये सोने के गहने ले पहन लेना। आखिर मेरी बहू सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। पूरे मोहल्ले की औरतें देखकर जल भुन जाएंगी। आखिर मैं ये चीज़ें पड़ी-पड़ी बेकार हो जाएंगी। खुशबू मन ही मन सोचने लगी, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। जो सास अभी-अभी हाथ उठा रही थी, वही आज इतना प्यार लुटा रही है। कहीं इस मिठास के पीछे कोई नई चाल तो नहीं? जी मम्मी जी, आप वहीं रख दीजिए, मैं बाद में सब संभाल लूँगी। रुक्मणी जी तुरंत बात काटते हुए कहा, अरे! ऐसे कैसे? इतनी महँगी साड़ी और गहने यूँ ही पड़े रहेंगे? बता, तेरी अलमारी की चाबी कहाँ है? मैं खुद रख देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं रख लूँगी। अचानक रुक्मिणी देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। चेहरे पर बनावटी ममता ओढ़कर वह खुशबू के पास आई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, अरे बहू, आज तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने तेरे नाम से शहर के सबसे अच्छे पार्लर में अपॉइंटमेंट बुक करवा दिया है। पूरे 5,000 रुपये लेकर देकर स्पेशल ब्राइडल मेहंदी लगवाने का इंतज़ाम किया है। आखिर तेरा पहला करवा चौथ है, इसे यादगार तो बनाना ही चाहिए। खुशबू हैरानी से बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, अब मेहंदी लगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आज जो कुछ हुआ उसके बाद किसी त्योहार की खुशी महसूस ही नहीं हो रही। अरे पगली, पुरानी बातें भूल जा। त्योहार के दिन मन छोटा नहीं करते। देख, मैंने पहले ही पूरे पैसे जमा कर दिए हैं। अगर तू नहीं गई तो सारे पैसे बेकार हो जाएंगे। चल, देर मत कर, अभी सिर्फ 8 बजे हैं। त्योहार का मौसम है, इसीलिए पार्लर रात 9 बजे तक खुला रहेगा। अगर देर हुई तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। खाना पीना तो हो ही गया है। खुशबू को सास के बदले हुए व्यवहार पर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह उनकी बात टाल न सकी। भारी मन और अनचाहे कदमों से वह मेहंदी लगवाने के लिए घर से निकल गई। जैसे ही मेन गेट बंद हुआ, रुक्मणी देवी के चेहरे से ममता का मुखौटा उतर गया। मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अब देखती हूँ बहू, तेरी अलमारी में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है। चोर जैसी फुर्ती और लोमड़ी जैसी चालाकी से उन्होंने अलमारी की चाबी निकाली और एक-एक दराज उलट-पलट कर तलाशने लगी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरे सामान की छानबीन कर डाली और अपनी नज़र जिस चीज़ पर थी, उसे जल्दी से बैग में भरकर छिपा दिया। रात हुई, खुशबू मेहंदी लगाकर आई और सो गई। अगली सुबह करवा चौथ का दिन था। सारा काम निपटा कर
शाम को रूबी लहंगा पहनकर तैयार हो गई। जैसे ही उसने अलमारी खोली गहने पहनने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान! मेरे पिता का वो पैसे वाला बैग कहाँ है? मैं उनको क्या जवाब दूँगी? उसने पूरी अलमारी उलट-पुलट कर दी, हर दराज, हर कोना छान मारा, लेकिन बैग का कहीं नामो-निशान नहीं था। घबराई हुई खुशबू भागती हुई हॉल में पहुंची। खुशबू चीखते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी अलमारी में रखा बैग कहाँ है? रुक्मणी जी अनजान बनते हुए, कौन सा बैग? त्योहार के समय यह कैसा हंगामा मचा रखा है बहू? खुशबू रोते बोली, वही बैग जो पिताजी भेज कर यहाँ गए थे। उसमें पूरे 20 लाख रुपए थे। पिताजी शहर से बाहर गए, इसीलिए उन्होंने वह रकम मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए भेजी थी। वह पैसे उन्होंने अपना घर गिरवी रख कर लिए हैं। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? खुशबू आंखों में आंसू लिए बोली, मम्मी जी, वो पैसे मेरी छोटी बहन की शादी के लिए थे। अगर वो रकम नहीं मिली तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। रुक्मणी जी झूठ मूठ का हैरानी दिखाते बोली, क्या 20 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम घर में थी और तूने किसी को बताया तक नहीं? मम्मी जी, पिताजी ने भरोसा करके मुझे जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक वो वापस ना आ जाए मैं किसी को इसके बारे में न बताऊं। तभी रुक्मणी जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगी, अब देखती हूँ बहू, इसे कैसे ढूंढती हो। उधर खुशबू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपनी बहन की शादी, पिता का विश्वास और उस बैग की चिंता एक साथ खाए जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में कोई उसके विश्वास के साथ इतना बड़ा खेल खेल चुका है। खुशबू रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी, मेरी छोटी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। उसकी 2 बार सगाई टूट चुकी है। बड़ी मुश्किल से इस बार अच्छा रिश्ता मिला है। अगर ये शादी भी टूट गई तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। अगर वो पैसे समय पर नहीं पहुँचे तो शादी की सारी तैयारियां रुक जाएगी। मम्मी जी, अगर आपने वो बैग लिया है तो भगवान के लिए मुझे वापस कर दीजिए। रुक्मणी जी अनजान बनते हुए बोली, बहू, मुझे कुछ नहीं पता, बेवजह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगा। मम्मी जी, कल जब मैं मेहंदी लगाने पार्लर गई थी तब आप ही मेरे कमरों में बैठी हुई थी। अब समझ में आया आपको अचानक से मुझ पर प्यार कैसे आ गया। क्यों मुझे बार बार मेहंदी लगवाने के लिए फोर्स कर रही थी, क्यों मुझे भेज रही थी। ज़रूर आपने मेरी अलमारी की तलाशी ली है। उसके बाद घर में कोई बाहर का आदमी भी नहीं आया। आप सच-सच बता दीजिए। रुक्मणी जी गुस्से से बोली, ज़्यादा बकवास मत कर। क्या मुझे चोर साबित करना चाहती है? मैं आपको चोर नहीं, मम्मी जी, मैं तो अपनी बहन का घर बसाना चाहती हूँ। अगर आज वो पैसे नहीं मिले तो उसकी तीसरी बार भी शादी टूट जाएगी। उसकी खुशियों की डोर आपके एक फैसले पर टिकी है। आपके चरण पकड़ती हूँ मम्मी जी। अगर बैग आपके पास है तो कृपया करके लौटा दीजिए। किसी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। तभी मेन दरवाज़ा खुला और विक्रम शहर से घर लौट आया। खुशबू इतना तेज-तेज क्यों चिल्ला रही है? सारे पड़ोसी सुन रहे हैं। रुक्मणी जी नकली आंसू बहाते बोली, अरे बेटा, तू आ गया, देख जरा अपनी बीबी की हरकत। अब तो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं कल इसके कमरे में गई थी। मुझे ही चोर साबित करने पर तुली है। विक्रम गुस्से से तमतमाते हुए बोला, खुशबू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरी माँ पर इतना बड़ा आरोप लगाते हुए? खुशबू आंखों में आंसू ले बोली, मैंने बिना बेवजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया विक्रम। मेरा बैग सचमुच गायब है। तो विक्रम बीच में टोकते बोला, बस एक शब्द और नहीं, मेरी माँ पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। विक्रम, उस बैग में मेरी बहन की शादी के लिए 20 लाख रुपए थे, तो क्या हुआ? उससे मेरी माँ चोर नहीं बन जाती है। आखिर मेरी माँ वो पैसे क्यों चुराएगी?
इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी पैसों की नहीं, नीयत की भी हो सकती है विक्रम। कल मम्मी जी मुझे पार्लर भेजी थी, उसके बाद घर में कोई बाहर का आदमी भी नहीं आया। रुक्मणी जी चीखते हुए बोली, देखा बेटा, अभी भी मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसी बहू को एक पल भी इस घर में नहीं रखना चाहिए। विक्रम, सच सुनना चाहते हो तो सुनो। मम्मी जी हर महीने मेरे पिताजी पर किसी न किसी नई चीज़ का दबाव बनाती ही रहती हैं। कभी एसी, कभी एलईडी टीवी, कभी महंगे-महंगे गिफ्ट्स। उनकी मांगों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। विक्रम बोला, ज़्यादा जुबान मत चला। तेरे बाप की तो नीयत ही बदल गई। शादी के समय कहा था कि शादी के बाद गाड़ी देंगे। आज तक गाड़ी का नामो निशान नहीं है। विक्रम, तुम भी दहेज के लालची हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मेरे पिताजी ने जितना वादा किया था उससे कहीं ज़्यादा दिया है, लेकिन गाड़ी देने का वादा उन्होंने नहीं कभी किया था। खुशबू उंगली उठाकर बोली, और आप भी अपनी माँ की तरह लालची हो। आपको अपना पति कहने में शर्म आती है। छी! रुक्मणी जी एक थप्पड़ मारते हुए बोली, खबरदार, अगर एक शब्द और बोला तो अच्छा नहीं होगा। विक्रम भी बोला, बस बहुत हो गया। खुशबू, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द मैं भी नहीं सुन सकता। और अगर मेरी माँ ने वो पैसे अपने पास रख भी लिए तो तू क्या कर लेगी? खुशबू को अपने ही पति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। रुक्मणी जी भी तिरस्कार से बोली, मेरे बेटे के लिए आज भी अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मेरा बेटा इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा और कमाने वाला है। मैं इसकी शादी किसी बड़े घर की लड़की से कर दूंगी। तेरे गरीब बाप ने दिया ही क्या है? यह सुनते ही खुशबू की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह कांपते हुए सास के पैरों में बैठ गई और हाथ जोड़ लिए। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया है। अगर आपने यह शादी तोड़ दिया तो मेरे पिताजी यह सदमा सह नहीं पाएंगे। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पिता पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं। अगर मैं मायके लौट गई तो वो फांसी लगाकर मर जाएंगी। मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझ पर चाहे जितना अन्याय कर लीजिए, लेकिन मेरे पिता की इज्जत और मेरी बहन की खुशियाँ मत छीनिए। इतना कहकर खुशबू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रुक्मणी देवी और विक्रम के चेहरे पर दया की एक भी लकीर दिखाई नहीं दे रही थी। चल निकल जा इस घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। खुशबू रोते हुए बार बार हाथ जोड़ रही थी। मम्मी जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। कौन आएगा तुम्हें बचाने? तुम्हारा बाप तो इस शहर में है भी नहीं और मुझे किसी का डर नहीं। जैसे ही विक्रम ने खुशबू को दरवाजे की ओर ढकेलना चाहा, तभी धड़ाम मेन गेट जोर से खुला। उसी पल एक महिला ने आगे बढ़कर विक्रम की गाल पर करारा थप्पड़ जड़ दिया। फिर दूसरा थप्पड़ रुक्मणी जी के गाल पर भी पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह लड़खड़ाकर पीछे दीवार से जा टकराया। रुक्मणी देवी गुस्से से चीख उठी, अरे तेरी इतनी हिम्मत! तू है कौन जो हमारे घर में घुसकर हम पर ही हाथ उठा रही है? महिला बोली, पहले अपनी आवाज़ नीचे करो। रुक्मणी देवी ने गौर से उसका चेहरा देखा। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तू तू कौन है? महिला दृढ़ स्वर में बोली, पहचान नहीं पाई? मेरा नाम निशा है। रुक्मणी जी बोली, लेकिन मेरा तुमसे क्या लेना देना? निशा बोली, बहुत गहरा रिश्ता है बेटा। मैं तो कहती हूँ इस लड़की को भी दो थप्पड़ मार। निशा विक्रम के हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम शादी करने वाले थे। विक्रम चकित होकर, क्या? निशा, हाँ, लेकिन शादी के मंडप में अचानक से तुम लोगों ने दहेज की रकम बढ़ा दी। मेरे पिताजी तय की गई रकम से 1 लाख रुपए कम जुटा पाए।
बस उसी वजह से तुम लोगों ने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया। निशा भर्राई आवाज में बोली, उस दिन मेरे पिता अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए। समाज के तानों और अपमान के बोझ तले उन्होंने अपनी जान दे दी। उस दिन मैंने एक वादा किया था, मैं टूटूंगी नहीं, लड़ूंगी और पढ़ूंगी, पुलिस अधिकारी बनूंगी और दहेज के लालच में लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को कानून के सामने खड़ा करूंगी। फिर उसने अपना पहचान पत्र निकाला। आईपीएस ऑफिसर निशा शर्मा। यह देखकर उनके चेहरे के तोते उड़ गए। उसने खुशबू की ओर देखा और बोली, अब किसी बेटी को इनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से यह मामला कानून का है। निशा ने खुशबू को जमीन से उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और अपनापन भी। बस अब और नहीं, बहुत सह लिया तुमने। उसने रुक्मणी देवी की ओर देखकर कहा, उस समय तू कानून की पकड़ से बच गई थी बुढ़िया, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारे हर अत्याचार का हिसाब कानून लेगा। फिर उसने खुशबू का हाथ थाम लिया। बहन, तुम मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई हो। ये लोग तुम्हें इंसान नहीं, नौकरानी समझते हैं, अपने पैर की जूती। आखिर कब तक इनकी जुल्म की चक्की में पिसती रहोगी? खुशबू रोते हुए बोली, मैं अपने घर को बचाना चाहती थी। घर प्यार, सम्मान और विश्वास से बनता है। जहाँ रोज रोज अपमान मिले, दहेज मांगा जाए और हाथ उठाया जाए, वह घर नहीं, अत्याचार की जगह है। याद रखना मिस्टर विक्रम, जो औरत करवा चौथ का व्रत रख कर तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांगती है, वही औरत अन्याय की हद पार होने पर तुम्हें कानून के हवाले करने से भी नहीं डरेगी। अच्छा हुआ कि मुझे समय रहते फ़ोन आ गया। तुम्हारी एक पड़ोसन ने सूचना दी थी कि इस घर में एक महिला के साथ मारपीट और ज़बरदस्ती की जा रही है। शिकायत मिलते ही मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गई और मुझे भी कब से रुक्मणी देवी का इंतज़ार था। इतने में पड़ोसन माया आगे आई। माया बोली, खुशबू, मुझे अब सच बताना ही होगा। कल रात मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी ननद को चुपके से तुम्हारे कमरे से वही बैग लेकर निकलते देखा था। उस समय मुझे लगा शायद घर का कोई सामान होगा, लेकिन आज जब तुम्हारी चीखें सुनी, तुम्हें पीटते देखा तो मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। यह सुनते ही रुक्मणी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके ओठ कांपने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। खुशबू बोली, मम्मी जी, अब तो सच सच बताइए, क्या आपने मेरा बैग दीदी के घर भिजवाया था? रुक्मणी देवी कुछ पल तक चुप रहीं। फिर जैसे ही निशा ने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, वह बोल पड़ी, हाँ हाँ, मैंने ही बैग रूबी के पास भिजवाया था। उसको नए फ्लैट के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। एक माँ होने के नाते मैंने अपनी बेटी की मदद कर दी। खुशबू चीख पड़ी, मदद? इसे मदद कहती हैं आप? किसी दूसरी बेटी का हक छीनकर अपनी बेटी का घर बसाना कैसा इंसाफ है? मेरी बहन की शादी दांव पर लगा दी आपने। निशा कड़क आवाज में बोली, अब सच सामने आ चुका है खुशबू। तुम्हारे पास गवाही देने का मौका है। अगर तुम सच सच बोलोगी और उपलब्ध सबूतों के साथ खड़ी रहोगी, तो कानून अपना काम करेगा। खुशबू के अंदर न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई और वह बोल पड़ी, हाँ, अब मैं न झुकूंगी और ना ही डरूंगी। पूरे 1 साल तक मैंने ताने, अपमान और अत्याचार सहा है इस घर में, लेकिन आज मैं अपने साथ हुए हर अन्याय की गवाही दूंगी। इसके बाद निशा ने उपलब्ध सबूत, बरामद सामान और गवाहों के बयान कानून के अनुसार जांच में शामिल करवाए। पड़ोसन माया सहित कई लोगों ने जो देखा था उसकी गवाही दी। जांच के दौरान रूबी के घर से खुशबू का बैग और उसमें रखी रकम बरामद कर ली गई। आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत के आदेश के अनुसार दोषियों को 10 साल की सज़ा मिली। लिसा को भी न्याय मिला। खुशबू के पिता को उनके पैसे वापस मिल गए। उन्हीं पैसों से उनकी छोटी बहन की शादी पूरे सम्मान और खुशी के साथ संपन्न हुई। कुछ समय बाद खुशबू ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया
और मेहनत के दम पर आत्मनिर्भर बन गई। अब वो अपने माता-पिता के साथ आज सम्मान, सुकून और नई उम्मीदों के साथ जीवन जी रही थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।